आज का टॉपिक है पार्शियल कोरिलेशन। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं कि पार्शियल कोरिलेशन का ऑप्शन एसपीएसएस में दिया हुआ कहाँ है। देखें, जब हम कोरिलेट पे जाते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पार्शियल कोरिलेशन सेकंड नंबर पे, एनालाइज, कोरिलेट, उसके बाद पार्शियल। पार्शियल कोरिलेशन समझने के लिए आपको ये कंसेप्ट जरूर पता होना चाहिए कि कंट्रोल वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, ये स्पूरियस रिलेशनशिप क्या होता है, कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या होते हैं, इन सब का अंदाजा है, ये डिस्कस कर लें। विनिश, आपको तो होगा, कंट्रोल वेरिएबल वगैरह का अंदाजा है। सलमान साहब, याद है थोड़ा बहुत कंट्रोल वेरिएबल? कंफाउंडिंग याद है? स्पूरियस रिलेशनशिप का कभी नाम सुनो? Control variables are the स्पूरियस variables. रिलेशनशिप याद है? कोई बताना चाहे मुझे? में अगर आपकी वो ट्रेंड कुछ होता है तो वो नहीं, ट्रेंड कैसे कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको अगर कंट्रोल ना किया जाए तो वो एरर टर्म को बढ़ा देता है। नहीं, Those वेरिएबल्स आर कंट्रोल। तो एक दूसरे के साथ साथ मूव तो कर रहे होते हैं लेकिन उनका आपस में थ्योरेटिकली रिलेशन। हाँ, स्पूरियस रिलेशनशिप का मतलब ये है, रिलेशनशिप आपको शो तो हो रहा है लेकिन एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, थ्योरेटिकली एग्जिस्ट नहीं करता। ये बात समझ रहे हैं? मिसाल के तौर पे अगर मैं इस बात पे रिसर्च करूं कि पाकिस्तान में गधों की तादाद बढ़ रही है तो क्या इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, और रिलेशनशिप आ जाता है। पाकिस्तान में गधों की तादाद का इंडिया की इन्फ्लेशन के साथ सिक वैल्यू लेस देन 0.05 आ जाती है। अब देखें, जो नंबर ऑफ डोंकीज है वो भी क्वांटिटेटिव है, जो इन्फ्लेशन है वो भी क्वांटिटेटिव है, तो आप कोरिलेशन लगाएंगे, और कोरिलेशन में सिक वैल्यू का लेस देन 0.05 आ जाती है तो आप ये कहेंगे भाई दोनों में रिलेशनशिप है। अब वो स्टेटिस्टिकली तो रिलेशनशिप है, डेटा तो दिखा रहा है रिलेशनशिप है, लेकिन थ्योरेटिकली रिलेशनशिप नहीं है। तो आप कहेंगे ये स्पूरियस रिलेशन है, इसका मतलब है रिलेशनशिप शो कर रहा है जबकि थ्योरेटिकली रिलेशनशिप एग्जिस्ट। तो सवाल जो उठता है, शो क्यों कर रहा है? क्योंकि आपने कंट्रोल वेरिएबल्स को कंसीडर नहीं किया हुआ। वही अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ये सारी डिस्कशन किसके अंदर आ जाएगी? पार्शियल कोरिलेशन में। क्लियर हो गया? अभी करते हैं इसकी प्रैक्टिस। ठीक है, ठीक है, क्यों नहीं लिख सकते? जानवर है। कोई और एग्जांपल देते ठीक है, आप कुछ भी कर लें, आप कहें पाकिस्तान के अंदर डेट्स की, खजूरों की सेल बढ़ रही है, इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो पाकिस्तान में खजूरों की, रमजान आने वाला है ना, तो पाकिस्तान में खजूरों का इंडिया की इन्फ्लेशन से क्या ताल्लुक? या आप ये कह दें पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ रही है और ठंडक बढ़ रही है, या पानी का बहाव बढ़ रहा है, दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर रिलेशनशिप आ जाता है तो आप कहेंगे स्पूरियस रिलेशनशिप आ रहा है। डन? कंट्रोल को समझे? ठीक है, हमने एसपीएसएस का ऑप्शन भी देख लिया है, फिर से दिखा देता हूँ, एनालाइज, कोरिलेट, पार्शियल। अब देखें, यहाँ पे भी इसने ऑप्शन दिया हुआ कि जिन दो वेरिएबल्स में आपने रिलेशनशिप देखना, एक ऑप्शन किसका दिया हुआ है? कंट्रोल का। किसका ऑप्शन दिया हुआ है? कंट्रोल का। अब सवाल ये, कंट्रोल का मतलब क्या है? जब तक आपको कंट्रोल का कंसेप्ट ही नहीं पता तो आप यूज कैसे करेंगे? क्लियर? इससे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये एग्जांपल वैसे मैंने पहले समझाई हुई कंट्रोल वेरिएबल की वीडियो में, मेरी एक वीडियो बनी हुई है पूरी सिर्फ कंट्रोल वेरिएबल पे। एक्चुअली वो वीडियो इस लेक्चर का प्री रेक होनी चाहिए, कि पहले आप कंट्रोल वेरिएबल की वीडियो देखें, फिर हम पार्शियल कोरिलेशन का कंसेप्ट सीखते हैं। अब क्योंकि आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई, आपको वो कंसेप्ट नहीं पता, तो मैं थोड़ा सा कंसेप्ट वो रिवाइज करा देता हूँ। अदरवाइज पार्शियल कोरिलेशन का कंसेप्ट आप समझ ही नहीं सकते जब तक आपने कंट्रोल वेरिएबल की वीडियो ना देखी हो। ठीक है, और कंट्रोल वेरिएबल की वीडियो खुद थ्योरेटिकल मॉडल के चैप्टर में कवर है। जब हम पढ़ाते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट, मीडिएटिंग, मॉडरेटिंग, वहीं पे हम कंट्रोल और कंफाउंडिंग भी पढ़ा देते हैं। ये सब वेरिएबल्स के रूल्स होते हैं। अब क्योंकि हमने कंट्रोल वेरिएबल की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी हुई, तो थोड़ा सा कंसेप्ट में रिवाइज कर देता हूँ, उसी वीडियो की चीजें थोड़ी बहुत रिवाइज कर देता हूँ। स्टार्ट करें? ठीक है, इस वीडियो में मैं किस, मलिया आपको आवाज आ रही है ना? जी सर, आ रही है। चले, ओके, मलिया को लेके कंटिन्यू कर लूँ? मलिया, तमाम सवालों के जवाब आपने देने हैं। ठीक है, अगर ये जो ठीक मेरे है। सामने क्लास में लोग बैठे हो, कोई सवाल पूछते हो मैं इनसे पूछ लूंगा, लेकिन आप ऑनलाइन हैं तो आपकी वॉइस क्वालिटी ज़्यादा बेहतर आएगी। बेहतर है कि मैं आपके साथ ही बना लूँ। डन? ठीक है। ठीक है, अब देखिएगा, अब मेरी क्लास में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और मेरी रिसर्च ये है, क्या मल्टीमीडिया का इम्पैक्ट पड़ता है स्टूडेंट परफॉर्मेंस पे? तो मेरा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है? स्टूडेंट परफॉर्मेंस। डन? ठीक है। ये डीवी क्या है? स्टूडेंट
परफॉर्मेंस। डन, परफॉर्मेंस। ठीक है। हम्म। आईवी क्या है मेरा? मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया। डन हो गया। बोले, जी। डायग्राम आपको दिख रही है ना? हम्म। इसके अंदर मैं एरो भी ड्रॉ कर दूं आप कहें तो। मैं इसके अंदर एरो भी ड्रॉ कर देता हूँ तो आके आपको समझ में आए कौन इंडिपेंडेंट है कौन डिपेंडेंट है। क्लियर हो गया? सही है। इंडिपेंडेंट है मल्टीमीडिया और डिपेंडेंट है स्टूडेंट परफॉर्मेंस। तो मेरा मतलब है मल्टीमीडिया से स्टूडेंट परफॉर्मेंस में फर्क पड़ेगा। आप लोगों ने रिसर्च मेथड में एक टॉपिक पढ़ा था ऑपरेशनलाइजेशन का। ऑपरेशनलाइजेशन में आप लोगों ने ये बात की थी हाउ टू मेजर वेरिएबल। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं कि वेरिएबल ने मेजर कैसे होना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मल्टीमीडिया को मैं मेजर कर लेता हूँ नो और यस में। पहला बीबी ये बात समझ में आई? मल्टीमीडिया को कैसे मेजर करो? नो और यस में। कि यस। मल्टीमीडिया यूज हुआ या मल्टीमीडिया यूज स्टूडेंट नहीं हुआ। परफॉर्मेंस में मेजर कर लेता हूँ क्विज की बेस पर। मतलब एक जगह मैं मल्टीमीडिया ठीक। यूज नहीं करूंगा और क्विज ले लूंगा, एक जगह मल्टीमीडिया यूज करूंगा और क्विज ले लूंगा, और क्विज की एवरेज को कंपेयर करके मैं देख लूंगा कि मल्टीमीडिया का इम्पैक्ट है या नहीं है। डन। नहीं है। वैसे इस टॉपिक से रिलेट तो नहीं करता, लेकिन मैं आपका टेस्ट लेना चाहूँ, आपसे मालूम करना चाहूँ कि इस रिसर्च में कौन सा टेस्ट लगेगा। कौन सा लगेगा? इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। क्योंकि जो स्टूडेंट परफॉर्मेंस है ये आप मेजर कर रहे हैं क्विज से। किससे मेजर कर रहे हैं? हम्म। क्विज के मार्क्स क्वांटिटेटिव है, क्विज। और दूसरा हम्म। क्वालिटेटिव है, डाइकोटमस है, नो यस है, दो ग्रुप है, डिफरेंट पॉपुलेशन है। तो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट हम्म। की ग्रेटर देन 0.05 आ जाती तो आप कहते हैं भाई मल्टीमीडिया यूज करने का कोई फायदा नहीं है, दोनों के रिजल्ट एक जैसे आ रहे हैं। अगर सिक वैल्यू कम आती तो हम्म। ये बात साबित हो जाती कि मल्टीमीडिया का यूज करने का फायदा। अच्छा, अब मैं रिसर्च में कर क्या रहा हूँ सुनिएगा। कुछ बच्चों में मैंने मल्टीमीडिया यूज किया, कुछ बच्चों में मैंने मल्टीमीडिया यूज नहीं किया। अब बताएं मेरी रिसर्च सर्वे वाली है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन वाली है? एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एक्सपेरिमेंटल। वाला काम हो रहा है। डन। हम्म। क्योंकि अब मैंने क्या किया, क्लास में दो बच्चे, दो ग्रुप बनाए, ग्रुप ए ग्रुप बी। ग्रुप ए पे मैंने मल्टीमीडिया यूज किया और ग्रुप बी पे मैंने मल्टीमीडिया यूज नहीं किया। इस पे मैंने मल्टीमीडिया यूज किया, उनके क्विज के मार्क्स आए, 100 मार्क्स का क्विज था, 94। और जिधर मल्टीमीडिया मैं 10 का मार्क्स का कर लेता 9 आए, और जहां मल्टीमीडिया यूज नहीं किया वहां पे मार्क्स आए 3। डन। हम्म। चलिए आप बीबी अपना माइक फिलहाल म्यूट रखें, जब आपने जवाब देना हो तो अनम्यूट करिएगा। ठीक है। तो जहां मैंने मल्टीमीडिया यूज किया वहां पे मार्क्स कितने आए? 9। और जहां पे मल्टीमीडिया यूज नहीं किया वहां पे मार्क्स कितने आए? 3। अब आपने कंक्लूजन क्या बनाया? इसमें बहुत सारे कंक्लूजन है। आपने पहले तो ये किया 9 को 3 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 3। ठीक है। 9 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 3। ये ऑड्स आ गए। ठीक है। तो आप एक तो इसकी इंटरप्रिटेशन ये कर सकते हैं कि जो मल्टीमीडिया से पढ़ते हैं उनका रिजल्ट 3 टाइम बेटर आता है उनसे जो कि मल्टीमीडिया यूज नहीं करते। फिर ऑड में हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं कि ऑड -1, 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2। तो 200%। इसका मतलब ये है जो मल्टीमीडिया से पढ़ते हैं उनका रिजल्ट ना पढ़ने वालों से 200% ज्यादा आएगा। अब जो नहीं पढ़ते उनका रिजल्ट 3 है ना, 3 का 200% कितना है? 6। तो 6 से ज्यादा है ना, 3 के अंदर +6 होगा तो 9 आएगा। ये बात समझ में आ गई? और सबसे सिंपल इंटरप्रिटेशन क्या है कि जो मल्टीमीडिया से पढ़ता है उनके क्विज के मार्क्स 6 से ज्यादा आए उनसे जो मल्टीमीडिया से नहीं पढ़ रहा। यही कंक्लूजन है, यही सब कुछ फाइनल हुआ। डन। बोलें, आगे सुनिएगा। अब एक बच्चा ऑब्जेक्शन उठाता है, कहता है सर ये बेसिकली जिसने एक था जिसने मल्टीमीडिया से नहीं पढ़ा, दूसरे वो थे जिन्होंने मल्टीमीडिया से पढ़ा। ये जो मार्क्स का फर्क आया है वो इसलिए फर्क आया है कि एक ग्रुप आगा खान बोर्ड से आया है, दूसरा सिंध बोर्ड से आया है। या फिर मैं ये बात बोलता हूँ, एक फेडरल बोर्ड से आया है, दूसरा सिंध बोर्ड से आया है, क्योंकि कराची में तो फेडरल बोर्ड ने। एक केमिस्ट सिस्टम से आया, ए लेवल ओ लेवल करके आया, दूसरा सिंध बोर्ड से आया है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये मल्टीमीडिया की वजह से नहीं आ रहा, ये इसलिए आ रहा दोनों के बोर्ड अलग अलग है। बिनिश बीबी, ऑब्जेक्शन ठीक है? इसका सोल्यूशन निकालें। मलिहा बीबी, इसका सोल्यूशन क्या होगा अगर कोई ये ऑब्जेक्शन उठा दे तो?
सर ऐसा ग्रुप बनाएं जिसमें दोनों की रिप्रेजेंटेशन प्रोबेबली इक्वल हो। ये आप रेंडमाइजेशन में आ गए। आसान तरीका बताएं। इसका आसान तरीका ये है कि वो सेम कहेगा, बोर्ड्स करें। हाँ अब वो कहेगा दोनों ग्रुप में सिन बोर्ड वाले बिठाओ, या दोनों ग्रुप में कैमेरे वाले बिठाओ। आका खान बोर्ड पे। अपना माइक म्यूट कर ले। वो कहेगा ग्रुप ए में भी सिन बोर्ड वाले बिठा दें, ग्रुप बी में भी सिन बोर्ड वाले बिठा दें। तो बेसिकली जो बैकग्राउंड है, बोर्ड है, ये आपने क्या कर दिया, कंट्रोल कर दिया। इसको कांस्टेंट करना भी कहते हैं। अब आप किन दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप देख रहे हैं, जल्दी बोलें। परफॉर्मेंस एंड मल्टीमीडिया रिलेशन, इन दोनों को देख रहे हैं। कंट्रोल किसको किया हुआ है, बोर्ड को। लेकिन एक बात समझिएगा, ये सब प्री है। ये सब क्या है, प्री। मतलब डेटा कलेक्शन से पहले आप इस बात को मेक श्योर करेंगे कि या तो दोनों सिंध बोर्ड के बच्चे हों या तो दोनों। अच्छा, जब आपने इसको कंट्रोल कर लिया तो मार्क्स आए 4 और 9। जी सलमान साहब, क्या मतलब इस बात का। इसका मतलब है ये जो 1 नंबर का फर्क आ रहा था ना, ये किसकी वजह से आ रहा था, बोर्ड की वजह से आ रहा था। एक्चुअल में मल्टीमीडिया का इम्पैक्ट कितना है, 5 का डिफरेंस हो गया ना, पहले 6 का था। एक्चुअल में मल्टीमीडिया से कितना डिफरेंस आया, 5 का। फिर साइमन ने कहा कि भाई साहब अगर बोर्ड का डिफरेंस है तो हो सकता है कि जो एक ग्रुप है ये बीबीए करके आया हुआ है, दूसरा ग्रुप है जो इंजीनियरिंग करके आया हुआ है। ये बात समझ रहे हैं। आपने तो मैट्रिक लेवल पे सेम किया है ना। ये फर्क इसलिए आ रहा है क्योंकि एक बीबीए वाला है, दूसरा इंजीनियरिंग वाला है, तो अंडर ग्रेजुएशन डिग्री अलग अलग है। हो सकता है फर्क इस वजह से आ रहा हो। आप इसको भी सेम करें। मैं यूजी कर रहा हूँ, अंडर ग्रेजुएशन डिग्री डन। जब आपने इसको कंट्रोल कर लिया, अब मार्क्स आए 4.5 और 9। क्या मतलब है, इसका मतलब है ये जो 0.5 का डिफरेंस है किसकी वजह से आ रहा था, बोले, अंडर ग्रेजुएशन की वजह से। ना होने की वजह से। हाँ, अब आपने दोनों को सेम कर दिया। इसका मतलब है मल्टीमीडिया का एक्चुअल इम्पैक्ट कितना है, 4.5। अब तीसरा कहता है भाई साहब ग्रुप ए में जॉब वाले लोग हैं, ग्रुप बी में जॉब वाले नहीं है। कितना हो गया, 3 हो गए। आप मुझे बताएं कितने ऐसे वेरिएबल है जिसमें ये दोनों एक दूसरे से डिफर कर रहे होंगे। अब आपने एक नई शर्त लगा दी ना कि या तो दोनों जगह जॉब वाले बिठाएं या दोनों जगह बिना जॉब वाले। तीसरी शर्त लगा दी। चौथा आदमी कहता है भाई एक मैरिड था, दूसरा मैरिड नहीं था। 4 हो गए। कितने ऐसे वेरिएबल हैं जिसमें ये दोनों डिफर कर रहे होंगे, लाखों हैं। लाखों में मैंने कम कह दिया, करोड़ों हैं। फिर आप बोलेंगे एक ग्रुप का इंटरेस्ट था पढ़ाई में, दूसरे ग्रुप का इंटरेस्ट नहीं था। फिर आप बोलेंगे एक ग्रुप की दिन की पहली क्लास थी, दूसरे ग्रुप के दिन की दूसरी क्लास थी, थके हुए थे। ये बात समझ रहे हैं, ऐसा हो सकता लाखों डिफरेंस है। अगर आपने मल्टीमीडिया का एग्जैक्ट इम्पैक्ट चेक करना है परफॉर्मेंस पे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल अदर वेरिएबल कांस्टेंट करने पड़ेंगे। वो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे करेंगे। अच्छा, मजे की बात, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग लॉ ऑफ डिमांड में, इकोनॉमिक्स में रट्टा मारते हैं, प्राइस ऊपर जाएगी डिमांड नीचे जाएगी। अच्छा, अक्सर ये हुआ है मेरे साथ। मैं अक्सर इकोनॉमिक्स के टीचर से पूछता हूँ यार रियल लाइफ में जिस चीज की डिमांड बढ़ती है उसकी प्राइस बढ़ जाती है ना, कहते हैं यस सर। तो मैं कहता हूँ पॉजिटिव रिलेशनशिप हुआ, कहता है हाँ। मैंने कहा इकोनॉमिक्स में तुम उल्टी बातें क्यों सिखा रहे हो, इकोनॉमिक्स में तुमने 2 उल्टी बातें सिखाई। रियल लाइफ में तो ये हो रहा है जब डिमांड बढ़ती है प्राइस बढ़ जाती है। इकोनॉमिक्स में पहली उल्टी बात तुम ये सिखाते हो कि पहले प्राइस चेंज हो रही है फिर डिमांड चेंज हो रही है। दूसरी उल्टी बात तुम ये सिखाते हो इनवर्स रिलेशन है, प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम होगी। तो बताओ इकोनॉमिक्स सही है, रियल लाइफ में सही होता है। और आप यकीन करें मेजोरिटी इकोनॉमिक्स के टीचर मुझे कहते हैं सर रियल लाइफ सही होता है, इकोनॉमिक्स में वो गलती है। तो मैं उसको कहता हूँ भाई तेरी स्टैट्स वीक है, तूने जो जो रट्टा मारा हुआ है इफ अदर फैक्टर रिमेन कंट्रोल, उसका मतलब ये था, इसका मतलब ये प्राइस और डिमांड में रिलेशनशिप नेगेटिव तब होगा जब दुनिया के तमाम अदर फैक्टर क्या हो जाएंगे, कंट्रोल, कांस्टेंट। रियल लाइफ में अदर फैक्टर कंट्रोल नहीं रहते। अदर फैक्टर में रियल लाइफ में टाइम चेंज हो जाता है। एक चीज मैं कंप्लीट कर लूं, पॉपुलेशन चेंज हो गई, लोगों का टेस्ट चेंज हो गया, डॉलर की प्राइस चेंज हो गई। रियल लाइफ में अदर फैक्टर्स कभी सेम हो ही नहीं सकते, है। सवाल ही नहीं उठता।
वो कंसेप्ट समझाने के लिए किताबों में सेम रहते हैं, रियल लाइफ में कभी सेम, क्योंकि रियल लाइफ में अगर पॉपुलेशन चेंज होगी तो एक फैक्टर तो चेंज हो गया, चले पॉपुलेशन सेम रही, लोगों की प्रेफरेंस चेंज हो गई, चॉइस चेंज हो गई, मौसम चेंज हो गया, करोड़ों चीजें हैं, तो कंसेप्ट समझाने के लिए क्या गया था कि अदर फैक्टर, तो रियल लाइफ में अदर फैक्टर सेम नहीं रहते, ये बात समझ गए। अब समरीज का मतलब ये था, सबने रट्टा सही मारा हुआ है कि प्राइस ऊपर जाएगी डिमांड नीचे जाएगी इफ अदर फैक्टर रिमेन कंट्रोल, इफ अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। मतलब भी तो समझ में आए कि अदर फैक्टर कंट्रोल और कांस्टेंट का मतलब क्या था, ये लॉजिक समझ में आ गई। वही लॉजिक अब यहाँ पे लगाएंगे कि मल्टीमीडिया का इम्पैक्ट चेक करना है किसके ऊपर, परफॉर्मेंस पे, लेकिन एग्जैक्ट हम तब बता पाएंगे जब ऑल अदर फैक्टर सेम होंगे, कंट्रोल होंगे, कांस्टेंट होंगे। क्लियर जी साइम, आपने कुछ बोलना था। सर मैं ये कहना चाह रही थी इकोनॉमिक्स का ये इनिशियल कॉन्सेप्ट है कि डिमांड जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जी। ये बात फैक्ट है, ये तो बल्कि लॉ ऑफ डिमांड है, लेकिन उसके फौरन बाद ही आता है इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, वो जो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है, ये कहते हैं कि जब डिमांड अगर शिफ्ट हो रही है ना, मतलब किसी चीज की प्रेफरेंसेस इंक्रीज हो रही है तो प्राइस भी बढ़ेगी और क्वांटिटी परचेज भी बढ़ेगी। जी। तो ये जो रियल लाइफ इंसिडेंट है ना कि डिमांड इंक्रीज होती है तो प्राइस भी बढ़ रही होती है और लोग ज्यादा purchase एक्चुअली कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम पॉइंट इज सप्लाई मुझे क्लियर है, बेसिकली मेरा पर्पस है कंट्रोल का कंसेप्ट क्लियर करना, कि वो जो लॉ ऑफ डिमांड में कंट्रोल का आपने रट्टा मारा हुआ है ना, वो ये कंसेप्ट था। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म नहीं, प्रॉब्लम शुरू हुई है। अब आपको मुझसे सवाल ये पूछना चाहिए था कि हम तमाम वेरिएबल्स कंट्रोल करेंगे कैसे, ये बात समझ में आ रही है। इसका मतलब है हम तमाम वेरिएबल कंट्रोल नहीं कर सकते, ये बात समझ रहे हैं। तो फिर क्या करें, जो जो मेजर वेरिएबल्स है, ये बात समझ रहे हैं, जो जो आपको लगता है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, पहले तो इसके दो तीन सोल्यूशन है, पर एक चीज क्लियर कर देते हैं। ग्रुप ए और ग्रुप बी में हजारों चीजों का डिफरेंस था, बोले। अब माने मुझे देखना है सीबीएम को कंपेयर करना है डीएचए सुफा से, डन। मुझे देखना है कि डीएचए सुफा की जो एचओडी है वो मेल है और सीबीएम की जो एचओडी है वो फीमेल है। मुझे देखना है दोनों की परफॉर्मेंस किसकी बेहतर है, कंपेयर कर लिया, माने सीबीएम का रिजल्ट अच्छा आ गया। अब आप कहते हैं जेंडर का इम्पैक्ट पड़ता है, लीडर की जेंडर क्या है इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अब सुफा वाला क्या कहेगा, सुफा वाला कहेगा भाई साहब जेंडर का इम्पैक्ट नहीं पड़ा, सीबीएम पुरानी है, सुफा नहीं है, सीबीएम के इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से फर्क आया होगा, सीबीएम के ब्रांड नेम की वजह से फर्क आया होगा। तो टेक्निकली वो ये कह रहा है बहुत सारे अदर वेरिएबल्स हैं जो रोल प्ले कर रहे हैं जेंडर की वजह। अगर आपने एग्जैक्ट जेंडर का इम्पैक्ट चेक करना है ना तो बाकी सबको क्या करो, कंट्रोल करो। जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वो हमारा होता, जितनी आपकी एज है वो हमारी होती, ये सब प्रैक्टिकल है। इसका सोल्यूशन क्या है, उनके इफेक्ट को इग्नोर हटा के देखें। इसका सोल्यूशन आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मैं सुनना चाह रहा हूँ, आप आंसर दे नहीं रहे। नहीं, इसका सोल्यूशन मेडिकल में बहुत ज्यादा यूज होता है, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आपको रिलेट नहीं कर पा रहे। ये जो हम शुरू में बात कर रहे हैं स्लाइड से ना पढ़ने वाला, रट्टा ना मारने वाला, वो यही लॉजिक थी। इसका सोल्यूशन है सेम पॉपुलेशन पीएटी टेस्ट। कैसे, मैंने ग्रुप ए को मल्टीमीडिया से पढ़ाया, मैंने बिनिश को, सायरा को और सलमान को पढ़ाया था मल्टीमीडिया से, इस्माइल को, मलिहा को, साइमा को विदाउट मल्टीमीडिया। दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, दोनों ग्रुप हजारों लाखों फैक्टर में एक दूसरे से डिफरेंट हैं। अब मैंने क्या किया, ग्रुप ए में कौन है, बिनिश, तायरा, सलमान, मल्टीमीडिया से पढ़ा दिया, फिर इन्हीं को विदाउट मल्टीमीडिया पढ़ा दिया। तो ग्रुप ए में वही लोग हैं जो कि ग्रुप बी में है, बोले दोनों में सिर्फ एक फर्क है। क्या फर्क है, एक से मल्टीमीडिया से पढ़ा है, दूसरे से मल्टीमीडिया से। अब दोनों ग्रुप में क्योंकि बच्चे सेम है तो दोनों का बैकग्राउंड भी सेम है, दोनों का आईक्यू भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो ये सबसे इजी सोल्यूशन जो मेडिकल वाले भी यूज करते हैं, वो हर बंदा यूज करता है। वो क्या करता है, वो क्या करता है, प्री पोस्ट पे आ जाता है, सेम पॉपुलेशन पे आ जाओ। ये बात समझ में आ गई। सेम पॉपुलेशन में क्या हो जाता है, और ज्यादा फैक्टर क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। डन हो गया। ये सब कुछ आपने वैसे रिसर्च मेथड में पढ़ा होगा, रिसर्च डिजाइन के चैप्टर के अंदर। रिसर्च डिजाइन के अंदर ये चीजें बहुत डिटेल में पढ़ाई जाती है। अभी आपको लग रहा है अगर हम पॉपुलेशन सेम कर दें तो सारे फैक्टर कांस्टेंट हो जाएंगे, रिस्पोंडेंट के एंड पे।
जब आप इसको एडवांस लेवल में एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का कोर्स पढ़ते हो तो उसमें पढ़ाया जाता है कि भाई रिस्पोंडेंट के एंड पे सब कुछ सेम हुआ है, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे जो टीचर है उसके एंड पे तो सब कुछ सेम नहीं हुआ। हो सकता है जब वो मल्टीमीडिया से पढ़ा रहा हो तो उसकी टीचिंग मेथोडोलॉजी कुछ और हो, और जब विदाउट मल्टीमीडिया पढ़ा रहा है तो किसी और तरीके से पढ़ा रहा है। अब ये जो फर्क आया वो टीचिंग मेथोडोलॉजी की वजह से है, ना कि मल्टीमीडिया की वजह से। जब उसने मल्टीमीडिया से पढ़ाया था तो टॉपिक ज्यादा इजी था, विदाउट मल्टीमीडिया पढ़ा तो टॉपिक ज्यादा मुश्किल था। ये जो आपने प्री पोस्ट किया है ना, तो आपने सारे फैक्टर से कांस्टेंट किए, वो किसके एंड पे किए? रिस्पोंडेंट के एंड पे। अभी दूसरा एंड बाकी है जो कि बायसनेस पैदा कर सकता है। इसी चीजों को आपने बहुत डिटेल में कॉमन मेथड बायसनेस से पढ़ा था। आपने एक बायसनेस खत्म किया रिस्पोंडेंट के एंड पे। अभी जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो रिसर्चर कर रहा है, उसके एंड पे अपने बायसनेस खत्म नहीं की। फिलहाल ये हमारा टॉपिक नहीं, तो हम उस साइड पे जाते नहीं है, वापस आते हैं पार्शियल कोरिलेशन पे। पार्शियल कोरिलेशन प्री पोस्ट नहीं कर रहा, ये बात समझ रहे हैं? क्योंकि पार्शियल कोरिलेशन क्या कर रहा है इसकी लॉजिक समझते हैं। जी सलमान साहब वापस आते हैं। तो आपने क्या किया था? अदर फैक्टर को कांस्टेंट करने के लिए प्री पोस्ट कर दिया, बोले? तो आइडियल तो ये है कि हम लोग प्री पोस्ट कर दिया करें, यही आइडियल है ना? फिर से स्टार्ट करते हैं, खाने पीने के एग्जांपल कर लें। अभी रमजान नहीं आया तो अभी तो कर सकते हैं। नॉर्मली मैं एग्जांपल देता हूँ, लोग कहते हैं सर रोजा लग रहा है रमजान में। अब माने के डिफेंस व्यू में एक बिरयानी है, दाता बिरयानी, नाम सुना है? और गुलशन में एक बिरयानी है, कादरी बिरयानी, मशहूर ब्रांड है। तो दाता बिरयानी वर्सेस कादरी बिरयानी। माने दाता बिरयानी वाला आलू ऐड करता है और कादरी बिरयानी वाला आलू ऐड नहीं करता। मुझे दोनों की सेल्स कंपेयर करनी है, तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल हो गया सेल्स। दो ग्रुप बन गए, विद आलू विदाउट आलू। अब माने जो विद आलू है वो जीत गया। अब आप लोग तो फतवा दे देंगे कि दाता बिरयानी जीत गया, विद आलू वाला जीत गया, इम्पैक्ट रिलेशनशिप आ गया। दूसरा आदमी कहेगा भाई साहब दाता बिरयानी वाले की प्राइस कम है, कादी वाले की प्राइस ज्यादा थी इसलिए इसकी सेल ज्यादा है। दाता बिरयानी वाला हाइजीन का ख्याल रखता है, कादरी वाला नहीं रखता। दाता बिरयानी वाला ऑनलाइन ऑर्डर लेता है, कादरी वाला नहीं लेता। दाता बिरयानी वाले के यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पॉपुलेटेड एरिया है, कादरी वाले के पास नहीं है। दाता बिरयानी के पास, समझ गए? वो केवल लाखों अदर फैक्टर्स है जिसकी वजह से दाता बिरयानी की सेल चेंज हुई है, इस आलू की वजह से नहीं हुई। उसका आर्गुमेंट ठीक है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है, आप कहेंगे दाता बिरयानी वाले की सेल मालूम करो, फिर उसको बोलो कुछ ऐसा आलू ना डाल। या तो पहले कादिर बिरयानी से सेल ले लो और उसको बोलो कुछ ऐसा आलू प्री पोस्ट करवा लें आप लोग। अब अदर फैक्टर सारे क्या हो गए, ये बात समझ में आई? तो आपने कहा दाता बिरयानी से डेटा कलेक्ट करो सेल्स का, उसको बोलो कुछ ऐसा आपने आलू नहीं डालना, प्री पोस्ट कर दो। क्लियर हो गया? बोले एक आधे और एग्जाम्पल कर लें। एमसीबी में लोग फॉर्मल आते हैं, एज्यूम करें एचबीएल में फॉर्मल नहीं आते। और मैंने कहा देखो क्या इम्पैक्ट आया, आपने कहा एचबीएल हार गया, इसका मतलब फॉर्मल आना चाहिए। तो मैं कहूँगा भाई साहब एमसीबी की ऐप अच्छी थी, उनकी ब्रांचेस ज्यादा थी, लाखों अदर फैक्टर है, ड्रेसिंग की वजह से तो कोई फर्क थोड़ा ना पड़ा है। बात सही है? सोल्यूशन क्या है? प्री पोस्ट। क्या एमसीबी वाले से क्या तो फॉर्मल नहीं आता ना? तो फॉर्मल आता है, कुछ आता है फॉर्मल नहीं आना। बिनिश में भी बात समझ में आ गई? ये प्री पोस्ट लाखों मसले सॉल्व कर देता है एक तरह के। हमें हमेशा प्री पोस्ट करना चाहिए, बोले? करते क्यों नहीं है? हम हमेशा प्री पोस्ट ही करेंगे, हम अब नहीं करते जब पॉसिबल ना हो। मिसाल के तौर पे मैं नेशनल बैंक को कंपेयर कर सकता हूँ मैदान बैंक से, बोले? नेशनल बैंक गवर्नमेंट हो गया, मैदान बैंक क्या हो गया? अब बिनिश कहती है मुझे रिसर्च करनी, पीएचडी में मुझे प्री पोस्ट चाहिए। तूने नेशनल बैंक से कहा भाई मैंने आपसे डेटा कलेक्ट कर लिया, जाओ अब प्राइवेटाइज हो, मुझे अब पोस्ट में डेटा कलेक्ट करना है। होगा वो चक्कर में प्राइवेटाइज होगा क्या? आपने डेटा कलेक्ट करना है। अब आप किसी से कहें, अब आप सीबीएम वाले से कहें कि आपकी एचओडी कौन है, फीमेल है, मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया, अब एचओडी निकालो, मेल एचओडी लाओ, मुझे प्री पोस्ट करना है, करेगा? ये बात समझ रहे हैं? तो कोई आपके डेटा कलेक्शन के लिए थोड़ी ना प्री पोस्ट करेगा। अब आपको समझ में आया कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च महंगी क्यों होती है और सर्वे वाली सस्ती क्यों होती है? क्योंकि सर्वे में तो आप नेचुरल सेटिंग पे काम कर रहे होते हैं, जो जिस प्रैक्टिस को फॉलो कर रहा है उससे डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल में आपने याद है, अच्छा आपने ना रिसर्च डिजाइन में सारी चीजें पढ़ी हुई, रिसर्चर इंटरफेरेंस की, इंटरफेरेंस नहीं की, कंट्रास्ट सेटिंग, नॉन कंट्रास्ट सेटिंग, वो सब यही है
कि रिसर्चर जब एक्सपेरिमेंटल करेगा तो सेटिंग तो आर्टिफिशियल हो गई है, तभी तो आप उसको कह रहे हैं कॉजल। और जब रिसर्चर इंटरफेरेंस नहीं कर रहा होता तो आप कहते हैं यार नेचुरल सेटिंग में काम कर रहा है, जिसको हम नॉन कंट्राइव कह रहे होते हैं। ये रिसर्च के सारे कंसेप्ट भी मैंने उसके रिलेट कर दिए, वैसे करने नहीं चाहिए थे, सब रिसर्च मेथड के टॉपिक है, लेकिन वैसे टॉपिक शुरू हुआ तो वो सब भी आपको एक्सप्लेन कर दूं कि आप सब रिसर्च मेथड में क्या पढ़ के आए हैं। उसमें आपने कंट्राइव सेटिंग, नॉन कंट्राइव सेटिंग, नेचुरल सेटिंग, आर्टिफिशियल सेटिंग, ये सब रिसर्च डिजाइन के टॉपिक्स है, ये सब कवर कराए जाते हैं। लॉजिक समझ में आ गई? तो आइडियल क्या है? प्री पोस्ट। डन। लेकिन जहाँ पॉसिबल हो प्री पोस्ट, प्री पोस्ट वहां जहाँ वो बाकी हम डिस्कस कर लिए, जहाँ पे पॉसिबल नहीं है वहां पे हमें डिफरेंट पे जाना पड़ेगा। वहां पे अब क्या करें? अब हम हम पार्शियल कोरिलेशन में नहीं करते। अभी उसी पे आ रहे हैं, पार्शियल कोरिलेशन पे आ रहे हैं। अब आपने कहा सर भाई एक सवाल है, जो हम प्री पोस्ट करते हैं उस पे सैंपल साइज बढ़ नहीं जाएगा हमारा, सैंपल साइज सेम रहेगा। जैसे हम नेचुरल डिफरेंस बताता हूँ। जब पॉपुलेशन में प्री पोस्ट होता है तो दोनों ग्रुप के सैंपल सेम होते हैं, जब पॉपुलेशन डिफरेंट होती है तो जरूरी नहीं सेम हो। मिसाल के तौर पे जब मैं मेल और फीमेल को कंपेयर करूंगा तो हो सकता है मेल 41 हो, फीमेल 9 हो। लेकिन जब प्री पोस्ट में होता है तो दोनों के सैंपल सेम होते हैं, क्योंकि जो लोग सैंपल 1 में वही लोग सैंपल 2 में है। बात समझ रहे हैं? हम्म तो बस ये फर्क होता है कि डिफरेंट ग्रुप के अंदर दोनों ग्रुप का सैंपल साइज इक्वल हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन पेयर टी टेस्ट में दोनों ग्रुप का सैंपल साइज इक्वल होता था, ये हम पढ़ के ऑलरेडी वैसे आ चुके हैं। लॉजिक क्लियर हो गए? हाँ, प्री पोस्ट हो, पेयर टी टेस्ट प्री पोस्ट ही ना टेक्निकली, और रिपीटेड मेजर भी प्री पोस्ट ही है ना, दो से ज्यादा के लिए। ये सारी लॉजिक समझ में आ गई? रिपीटेड मेजर जो है प्रीपेयर्ड का एक्सटेंशन। दो से ज्यादा के लिए ना। वापिस आते प्रॉब्लम के ऊपर। इसका मतलब है प्री पोस्ट तो हमारे हाथ से निकल गया, क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अब सोल्यूशन पे आते हैं। हमने कहा भाई डिफरेंट ग्रुप है। अब आपने कहा एक काम करें, दुनिया के तमाम वेरिएबल्स को हम कंट्रोल, एक काम करते हैं, रिसर्च ने साबित किया 3 मोटे मोटे वेरिएबल है। हम एक काम करते हैं, अंडर ग्रेजुएट की डिग्री को कंट्रोल कर लेते हैं, या तो सारे बीबीए वाले बैठाते हैं या तो सारे बीई वाले, बीबी और बी वाले थे ना, या तो सारे इंजीनियर बैठा लेते हैं या तो सारे बीबी वाले बैठा लेते हैं एक, या तो सारे जॉब वाले बैठा लेते हैं या तो सारे विदाउट जॉब वाले बैठा लेते हैं दो, या सारे मैट्रिक वाले बैठा लेते हैं सारे ए लेवल बैठा लेते हैं तीन। इन तीनों को कंट्रोल कर लेते हैं। वो हम अपने रिसर्च में कहेंगे ये 3 मेन वेरिएबल थे जो इन्फ्लुएंस कर रहे थे, तो हमने तीनों को कंट्रोल किया और हमने सेम लिया है। सारे मैट्रिक वाले ले लिए, सारे जॉब वाले ले लिए और सारे बी वाले ले लिए। दूसरा क्या कहेगा? सारे ए लेवल वाले ले लिए। हो गया, डन हो गया, क्लियर है? अब मसला क्या है? सैंपल साइज से कम हो जाएगा। आप कहेंगे क्लास में 80 बच्चे थे, अगर मैं सारे मेल ले लूं तो 40 फीमेल तो शॉर्ट हो गई। उसमें फिर आपने कहा कि सिर्फ बीई वाले, तो 25 वहां पे चले गए। फिर आपने कहा सिर्फ जॉब वाले, तो एंड में बचे 8 लोग। कहाँ क्लास में 80 लोग, तो सैंपल साइज कहाँ पे आ गया? ये मसला समझ में आ रहा है? क्योंकि जब आप ये शर्तें लगाएंगे कि सारे बीई वाले हों, ये बात समझ रहे हैं, सारे बिना जॉब वाले हो, सारे ए लेवल वाले हो, तो ऐसे लोग मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये लॉजिक क्लियर हो गई? तो किस चीज के मसले शुरू हो जाएंगे? ये भी रिसर्च डिजाइन का ही मसला है ना, सैंपल साइज हो जाएगा। इसका सोल्यूशन लाएगा पार्शियल कोरिलेशन। ये बात समझ में आ गई? पार्शियल कोरिलेशन पोस्ट है, प्री नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? क्या है? पोस्ट है, प्री नहीं है। अब सुनिएगा क्या हो रहा है, ये देखिएगा, सामने देखें, मल्टीमीडिया, सामने देखें भाई, मार्क्स। पहले बच्चे से पूछें भाई हाँ तुम मल्टीमीडिया यूज किया था नहीं किया था, उसने कहा नो, नो लिख दे। दूसरे ने लिखा नो, नो। तीसरा यस, यस, नो, यस, 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 नो। डन? ठीक है। सैंपल साइज कितने का हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10। यहाँ पे आपने उसके मार्क्स लिख दिए, जो भी मार्क्स है। 8 5 5 5 6 6 8 9 5 4। डन हो गया। आपने इन दोनों का रिलेशनशिप देखना था ना। अब आपने क्या करना है, उनसे 3 सवाल और पूछने हैं। एक सवाल आप उनसे पूछने भाई तू जेंडर भी बता दे। जेंडर का रिलेशनशिप नहीं देखना था, आप कहेंगे भाई तू जेंडर बता।
आपने लिख दिया ये मेल है, मेल है, फीमेल है, फीमेल है, फीमेल है, मेल है, मेल है, फीमेल है, फीमेल है। फिर आप उनसे कहेंगे भाई एक काम कर, अपनी अंडर ग्रेजुएट की डिग्री बता। वो कहेगा BE हूँ, समझ रहे हैं? रुक जाए, BE, BBA, BBA, समझ रहे हैं? ये सारा डेटा आप उससे कलेक्ट करेंगे। ये क्लियर हो रहा है? तीसरा सवाल क्या पूछेंगे आप कि A लेवल क्या है यहाँ? सही है, बैकग्राउंड। यहाँ पे आप कहेंगे A लेवल क्या है या फिर मैट्रिक, ठीक है, A लेवल, A लेवल, A लेवल, A लेवल। आपके मेन वेरिएबल थे ये दोनों, राइट? आपने रिलेशनशिप इन दोनों को देखना था ना। अब आपने करना क्या है, वापस आते हैं, बाकी एक है जेंडर, ये 3 वेरिएबल। इन तीनों, आपने इन तीनों का ख्याल नहीं किया ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन तीनों को कंट्रोल में डाल दें, ये वही काम कर देगा। सोचें कितना बड़ा सोल्यूशन लेके आया ये बात समझ में आ रही है आपको? मैं एनालाइज पे गया, समझिएगा इस बात को, कितना बड़ा इसने आपका पार्शियल कोरिलेशन आपका मसला सॉल्व किया है। सामने देखें, एनालाइज पे गया, कोरिलेट पे गया, पार्शियल पे गया। यहाँ पे डाल दूंगा मैं वो वेरिएबल के मल्टीमीडिया और परफॉर्मेंस, और बाकी वो 3 वेरिएबल कहाँ डाल दूंगा, ओके कर दूंगा, हो गया तीनों कंट्रोल। इसका मतलब है वो इन दोनों का रिलेशनशिप देखेगा, उन तीनों का इम्पैक्ट हटा के। आपको ये बस समझ में आ रही है कि कितना बड़ा काम होने जा रहा है। अब ये बात हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स को समझ ही नहीं आती। क्यों नहीं समझ में आती? अच्छा, इकोनॉमिक्स में PhD होगा और आपसे जानते क्या बात करेगा, समझिएगा। हमारे सलमान साहब थीसिस कह रहे थे, सलमान साहब का टॉपिक है इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट चेक करना GDP पे। तो उनका सुपरवाइजर क्या कहता है, 30 साल का डेटा लेके आओ, किस किसका इन्फ्लेशन का भी, और हमारे यहाँ हर कोई यही करता है। अब सलमान साहब ने ज्यादा पढ़ लिया था, तो सलमान साहब ने कहा सर इन्फ्लेशन और GDP का रिलेशनशिप देखूंगा, लेकिन जो FDI है, इंटरेस्ट रेट है, डॉलर है, ये सब इन पे इम्पैक्ट करेंगे, तो उन सबको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो सलमान साहब को उन सब का भी डेटा कलेक्ट, क्यों? ताकि कंट्रोल में, ये बात समझ ही नहीं आती किसी को। अब जो पढ़ा लिखा सुपरवाइजर कहता है कि इन 12 वेरिएबल्स का डेटा कलेक्ट करके आओ, तो बच्चा कहता है जब मुझे रिलेशन इन दो का देखना है तो बाकी क्या का डेटा कलेक्ट। आपको लॉजिक समझ में आ गई क्यों करनी है? क्योंकि हमने उसको कहाँ डालना है। आपने अब तक बहुत सारे थीसिस इवैल्यूएट किए होंगे एज ए फैकल्टी, MBA के भी किए होंगे, MPhil के भी किए होंगे। आप लोग 12 बजे के बाद PhD के डिफेंस में भी जाते हैं, प्रपोजल डिफेंस में भी जाते हैं। आपने बहुत सारे MPhil और PhD के डिफेंस देखे सारे, सच बताएगा। अब तक किसी डिफेंस में, किसी थीसिस में आपने ये काम देखा है कि एक आदमी ने एक थ्योरेटिकल मॉडल दिखाया और कहा कि इनका ये मीडिएटिंग है, ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, ये मेरा थ्योरेटिकल मॉडल है, और ये 16 वेरिएबल मैंने कलेक्ट किए इस चक्कर में कि इनको कंट्रोल करूंगा, फिर इनका आपस में रिलेशनशिप देखूंगा। किया है कभी किसी ने? होना यही चाहिए। ये बात समझ रहे हैं? रिजल्ट ही सारे गलत आ रहे हैं क्योंकि बाकी चीजें कंट्रोल नहीं है, तो उनके रिजल्ट को रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि पीछे चीजें मूव कर रही होंगी। ये बात समझ में आ रही है? सारे के सारे रिलेशनशिप पूरे सारे हैं। यही बात मैं आपको समझा रहा था कि अगर हमने किसी का डेजर्टेशन रोकना है ना, ये तो मैंने आपको एक एक्सपेक्ट बताया है, अगर मैं रिसर्च डिजाइन में एंटर हो जाऊं वो तो फिर तबाही मच जाए। ये बात समझ रहे हैं? लाख बहाने थीसिस रोकने के। आइडियल सिचुएशन समझ में आ गई? अब तो पूरे रिलेशनशिप के एक लॉजिक और समझते हैं। एक एग्जांपल करता हूँ, हमारी क्लास की जो एनालाइज कोरिलेट पार्शियल बिनिश को लेके समझते हैं, ठीक है? हमारा जो थ्रेशोल्ड है, अगर इन्होंने सही आंसर दे दिया तो समझे सबने सही आंसर। बिनिश आपको पता है ना, पॉजिटिव का मतलब एक वेरिएबल बढ़ रहा है, दूसरा वेरिएबल बढ़ रहा है। डन। पेंट ओपन कर लूं, पेंट में मजा आएगा। अब एक वेरिएबल है टेम्परेचर, वेरिएबल है टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ रहा है, रुके, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइसक्रीम की सेल बढ़ेगी। मैं जानबूझ के पॉजिटिव रिलेशन वाली ले रहा हूँ, आइसक्रीम की सेल बढ़ गई। आगे सुनेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, वेस्ट की बात कर रहे हैं, तो समुद्र में पानी का लेवल हाई होगा। डन करते हैं, वाटर ले लेता हूँ। टेम्परेचर बढ़ेगा तो लोगों की बीच पे जाने की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, बोले। टेम्परेचर बढ़ेगा तो जब लोग, सॉरी, बीच में लोग ज्यादा जाएंगे तो पानी के अंदर जाने की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, बोले। अच्छा, पानी में जाने की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी और पानी का लेवल हाई हुआ है तो सिंक डूबने की
फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। डन। अब आप इस वेरिएबल को ले लो, आइसक्रीम को ले लें, दोनों का डेटा बढ़ रहा है और आप सॉफ्टवेयर में डालें तो उसकी इंटरप्रिटेशन में क्या हो रही है, आइसक्रीम की सेल बढ़ रही है, लोगों को डूबने का रेशियो बढ़ रहा है, तो ये साबित होगा फेक वैल्यू का, क्योंकि देखिए ये वेरिएबल भी इंक्रीज कर रहा है और ये भी इंक्रीज। अब ये बात जो हमने शुरू में डिस्कस की, तो आप कहेंगे हम पढ़े लिखे लोग हैं, ये सब पूरी रिलेशनशिप है, डेटा में रिलेशनशिप शो हो रहा है, एक्चुअल में है नहीं। अब सामने वाला कहता है भाई मैं ना मानूं। अब सलमान साहब जानते उसको कैसे समझाएंगे? सलमान साहब कहता है एक काम करते, रुको 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 अभी समझाता हूँ। ये जो लोगों के बीच में जाने की फ्रिक्वेंसी है ना, ये हम कंट्रोल कर लेते हैं, मतलब इसको बढ़ाते नहीं है। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट करते हैं, आइसक्रीम की सेल बढ़ाते हैं, देखते हैं आपके लोग डूबते नहीं डूबते। तो इमेजिन करें जब लोग बीच में जा ही नहीं रहे होंगे तो डूबेंगे। तो आप एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के थ्रू उसको साबित करके दिखाएंगे कि आइसक्रीम की सेल बनने से डूबने का कोई ताल्लुक। और आपने टेक्निकल टर्म में इसको क्या बात समझाई कि भाई साहब मैंने सिर्फ एक वेरिएबल कंट्रोल किया, कौन सा वाला? बीच पे जाने को। और देखें लेकिन बाकी अपने डिटेल में समझना है तो मैं आपको अपना रिसर्च मेथड का एक लेक्चर शेयर कर दूंगा कंट्रोल वेरिएबल में, उसमें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे मैंने इतनी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया। ये बात समझ रहे हैं, क्योंकि मेन पर्पस है पार्शियल कोरिलेशन समझना। अब ये देखिएगा, अब इसको रन करके भी देख लेते एक दफा। ठीक है, ये देखिएगा क्लास एनालाइज पे गया, सामने देखें 1.5 मिनट में जूम की मीटिंग खत्म हो जाएगी। मैं थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ, सामने देखें टाइम है, सामने देखें एज का रिलेशनशिप देख रहा हूँ मंथ विद सर्विस के साथ। ठीक है, इसकी कोरिलेशन नोट करिएगा। या एक काम करता हूँ, एज का रिलेशनशिप देख रहा हूँ मैं इनकम के साथ देख रहा हूँ। ठीक है, नोट करिएगा एज वर्सेस इनकम। ओके, कोरिलेशन कितनी आई? 0.328, 32%। याद रखिएगा। अब ये देखिए एनालाइज, कोरिलेट, पार्शियल। अब जादू देखें, एज वर्सेस इनकम। मैं बाकी सबको कंट्रोल नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस को कंट्रोल कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक कंट्रोल कर रहा हूँ, बाकियों को नहीं कर रहा। 32% आई थी ना। अब देखिएगा जादू क्या होता है, ये देखें 24% पे आ गया। ठीक है, समझ रहे हैं? 6%। अभी मैंने एक कंट्रोल किया है, अभी मैं बाकी कंट्रोल करूंगा तो वो एग्जैक्ट रिलेशनशिप बताएगा। ये बात समझ में आ रही है? बोले पार्शियल का मतलब समझ में आ गया? जिसको कंट्रोल में डालना कंट्रोल में डालते हैं और एग्जैक्ट रिलेशनशिप में है। तो होना तो यही चाहिए कि जब दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप देखें सिर्फ 30 सेकंड के बाद ये मीटिंग एंड हो जाएगी, जूम बंद हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है? हमने रन करना भी सीख लिया और दोनों का डिफरेंस भी सीख लिया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पार्शियल का आंसर पीएसएन से कम आता है, लेकिन ऑलवेज नहीं, बढ़ भी सकता है। ये हम एडवांस लेक्चर में सीखते हैं कि किस सिचुएशन में बढ़ जाता है, लेकिन ये कि डिफरेंट आएगा। ये बात आपको डाइजेस्ट हो रही है कि बढ़ भी सकता है? बढ़ भी सकता है। इसका फिर मैंने एक एडवांस लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है कि किन किन सिचुएशन में बढ़ सकता है।